देखिए, तीसरा मोर्चा जो है, अगर अभी जो तीसरा मोर्चा है तो वो तो विपक्ष का ही खेल बिगाड़ने के इंतजाम में है। क्योंकि अब तक जहाँ भी चुनाव हुए हैं और वैसे भी चुनाव वहाँ पर लड़े हैं तो उससे बीजेपी को फायदा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, टोटल डाटा उठा के लीजिए आप। तो वैसी अगर मायावती के साथ आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को लाभ होगा और इंडिया को घाटा हो सकता है। हमारे साथ हैं अवधेश शर्मा जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास तौर पर देश दुनिया की तमाम जो इशू होता है उस पर जबरदस्त से अपने लेख लिखते हैं और खास तौर पर जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही पैनी नजर से देखते हैं। खास तौर पर इंडिया से के जो एक तरह से पड़ोसी देश है, खास तौर पर चाइना हो, नेपाल हो, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, तमाम पड़ोसी देशों के लेकर काफी एक तरह से जबरदस्त आर्टिकल लिखते हैं। इसी बीच जिस तरह से 2024 का जो चुनाव होने वाला है देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात हम इनसे बात करेंगे सर से, जो इंडिया और एनडीए का जो एक तरह से एक तरह से विपक्ष का इंडिया है और खास तौर पर जो विपक्ष सत्ता मोदी सरकार जो लीड कर रहे हैं इंडिया का, सर क्या कहेंगे? इंडिया और एनडीए का जबरदस्त इस वक्त चल रहा है घमासान। क्या आपको लगता है 2024 में इंडिया कुछ गुल खिला पाएगा, मोदी सरकार टक्कर दे पाएगा या फिर से तीसरी बार मोदी सरकार जो 24 में आ रहे हैं? जहाँ तक प्रश्न है भारतीय राजनीति में गठबंधन का, तो ये कोई नई बात नहीं है। यह बना है, सत्ता के पक्ष में हमेशा गठबंधन होते रहे। उस तरह से इस बार सत्ता के पक्ष में जब इंडिया बना है, विपक्ष में इंडिया बना है, तो निश्चित रूप से जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है उसके लिए घबराने की बात है। लेकिन जो सत्ता में रहते हैं वो सत्ता को बनाए रखने का तुर्रा भी जानते हैं। उन लोगों ने फिलहाल मायावती, ओवैसी और इनके जैसे 5 और जो दल हैं उनका एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया और यह मोर्चा जो है उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, ऐसा आकलन। आज तक जितने भी गठबंधन बने हैं सत्ता के विरुद्ध जो गठबंधन बने हैं, तो सत्ता पक्ष वालों ने उस गठबंधन को या गठबंधन की हवा निकालने का भी काम किया है। तो वर्तमान जो गठबंधन हुआ है, अभी 26 दलों का जो गठबंधन है, तो ये गठबंधन ये अब सत्ता को काफी चुनौती दे रहा है। सत्ता के लोग घबराए हुए से और उनका ये मानना है कि अब इससे पार कैसे पाया जाए। तो उसके लिए अभी आप देख लीजिए कि इंडिया में मायावती शामिल नहीं है, आपको ओवैसी जी शामिल नहीं है। तो उन लोगों का जो वोट परसेंटेज है जब निकलेगा, इंडिया से निकलेगा, वो बीजेपी का वोट वो नहीं लेने जा रहे हैं, तय है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कमजोर करेगा इंडिया को और बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगा, ये मैंने कहा। लेकिन अगर आप खुलकर बताना चाहें तो कैसे कमजोर कर सकता है? जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि जो तीसरा मोर्चा हो सकता है वो इंडिया में ही सेंध लगा सकता है। हाँ, तो ये तो जाहिर सी बात है, बीजेपी का वोट ओवैसी जी नहीं काटने जा रहे हैं, तय है। ओवैसी जी की पार्टी AIMIM जो है, अभी हर जगह वो उनकी कमेटी बन रही है 24 के चुनाव को लेकर के। उनका नज़र विशेष तौर पर बिहार में भी है, चूंकि उनको 5 सीटें मिली हुई हैं और वो चाहते हैं कि सीटें बढ़ें। मिली थी लेकिन अभी की हैं, अभी बची है। तो वो तो देखिए, वर्तमान भारतीय राजनीति जो है, तोड़फोड़ की राजनीति जो है, या क्या बोलते हैं उसको, दल बदल। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस में भी हुआ था 70 के पहले और आज भी हो रहा है, कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां हैं वो अपना परसेंटेज वोट बढ़ाएंगी और उनका वोट जो है परसेंटेज 1% को आप जोड़ें तो मुझे लगता है 5% डाउन कर दें। 5% को पूरा करने के लिए इंडिया को 10% लेना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, लेकिन परसेंटेज की बात, क्या आपको लगता है कि ओवैसी हो या मायावती हो, इंडिया में क्या इन्हें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया वाले, या ये जान ही रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जा नहीं रहे हैं या नहीं बुलाया जा रहा है, ये तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, राजनीतिक मामला, कि वो क्या चाहते हैं, उनका ग्रीवेंसेस क्या है और इंडिया में जो नेतृत्व करता है वो क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, क्या प्रोफाइल उन्हें चाहिए, क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अंदर की बात है। लेकिन बाहर की जो बात है, ये तय है कि राजनीति में
अगर सारे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो 77 वाली स्थिति बन जाएगी। मैं क्या थोड़ा डिस्क्राइब कर 77 1977 में सारे विपरीत धुरी के जितने विपक्षी दल थे जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जनसंघ था। तो जनसंघ जब मिला तो उस समय जो सरकार बनी जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और विदेश मंत्री बने थे माने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उस समय की जो परिस्थिति बन पड़ी थी कि राजनेताओं को जो तूफान का सामना करना पड़ा, उस तूफान में बड़े बड़े राजनीतिक उड़ गए। एक अदना सा राजनीतिज्ञ थे, छोटे नेता जिनको कहा जाता था उस समय, राजनारायण जी। उन्होंने रायबरेली में इंदिरा गांधी को धूल चढ़ा दिया, जमानत तक जब्त करा दी, जबकि उतना करिश्माई लीडर ना उनका मतलब क्रेज था उस समय। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कराया, वो सारी शक्ति थी। बावजूद इसके जनता की जो ताकत जो एक साथ आ जाती है तो बड़े बड़े सूरमा धूल चढ़ जाते हैं। क्या देखिए आप 1900 मतलब कि जो उस वक्त की बात करें, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में जिस तरह से गठबंधन इंडिया इस तरह कोशिश कर रही है 77 की जैसे घटनाक्रम करने के लिए, क्या पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो बहुत ही करिश्मा है, लग रहा है हर जगह उनका ही जलवा, टीवी मीडिया सब जगह, तो क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंदिरा गांधी से भी ज्यादा सशक्त हैं? क्या इंदिरा गांधी की भी जैसा हश्र हो सकता है इनका? जी ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये हो सकता है, मैंने ये कहा था कि जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। तो वो परिस्थिति आज जो है G20 को लेकर के अगर आप देख रहे हैं तो G20 को लेकर के अभी वैश्विक छवि बनी है मोदी जी से, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि इनका जो विपक्ष उन्होंने रखा जो है, तो उस पक्ष पर देखें तो पूरे देश विदेश के जो लोग हैं, जो देश हैं, वो सारे इनके साथ दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी निश्चित रूप से सशक्त हैं, इसमें कोई तो नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति में कौन सशक्त नेता कब निःशक्त हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं खूबी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र की यही विशेषता है कि सशक्त को निःशक्त और निःशक्त को सशक्त बना देती, तो आम जनता ही बनाती है, वोटर बनाते हैं। तो अभी जो चुनाव होंगे, आसन्न चुनाव, उसके लिए अभी तो लोग कैंडिडेट ढूंढना शुरू किए हैं, किसको दें किसको नहीं दें। और इंडिया और एनडीए ये दो आमने सामने हैं। लेकिन इंडिया को अगर कमजोर करना चाहती है एनडीए की सरकार, तो उसके लिए जो मैंने तो बताया था कि मायावती जी हुई, ओवैसी जी हुई, इनके साथ 2-3 दल और हैं, कुल 5 दल के लोग हैं। ये चाहते हैं कि एनडीए सशक्त हो जाए और एनडीए चाहता है कि ये थोड़े सशक्त हो जाएं कि इंडिया जो सो निःशक्त बने। अन्यथा एनडीए घबराए भी जरूर है, बीजेपी के लोग घबराए जरूर हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन अब इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें नेता को लेकर के आज भी संशय की स्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो खुद जानते हैं। क्योंकि बिहार में सत्ता की धुरी में आज भी हैं नीतीश कुमार जी, जो इंडिया की धुरी में, तो सत्ता की धुरी में रहते हुए विश्वसनीयता नहीं उनकी है। न आरजेडी वाले उन पर विश्वास करते हैं और न बीजेपी वाले विश्वास करते हैं। अब आप बताइए हमको, जब नेता अविश्वसनीय हो जाए तो वोटर क्या करेंगे? लेकिन वही सब कुछ इंडिया का मीटिंग वगैरह पहले बिहार में ही शुरू हुआ, सब कुछ तो गठजोड़ मोदी के खिलाफ वही कर रहे हैं। वही तो मैंने बता दिया कि सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन विश्वसनीयता, मैंने विश्वसनीयता पर बात किया। वो अच्छी बात है, आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो है सो विपक्ष में रहेंगे, लड़ेंगे तो एनडीए से लड़ेंगे और सत्ता पर काबिज होंगे। डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनना एक लक्ष्य शाह उनके लिए है, महत्वाकांक्षा। हाँ, महत्वाकांक्षा उनका है कि उनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब डायरेक्ट कह नहीं सकते, इसलिए कि जब तक भारतीय संविधान का जो दायरा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। यानी जो सांसद जीत के जाएंगे वो अपना नेता जिसे चुनेंगे वो
प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, फिर से शुरू होने वाले हैं, मोहब्बत की दुकान खुल रहे हैं, उनकी छवि जैसा कि माना जा रहा है बहुत बदला हुआ है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से वो भी बेखौफ बिंदास से हमला कर रहे हैं एक तरह से सरकार पर, तो क्या लगता है कि उनकी छवि आपको बदला हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखिए, राजनीति में जिसको बोलते हैं, उर्दू का एक अल्फाज है कि सियासत में नफासत जरूरी, वो हो रहा है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन भारत के लोग ये सब देख रहे हैं, जनता देख रही है और समझ रही है, तो उनकी छवि बनती है तो अच्छी बात है कि नेता को आना चाहिए। नहीं तो एक पर पड़ा रह जाएगा तो देश में कोई प्रगति नहीं होगा। अगर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं गिरती 14 में, तो आज जो आप देख रहे हैं मोदी जी का जो नाम आ रहा है, तो कोई जानता है क्या? नहीं जानता। उन्होंने कुछ जो काम किया उल्लेखनीय कार्य किया। कश्मीर वाला मुद्दा मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। अभी एक और है एलओसी का मुद्दा। अगर एलओसी के मुद्दे को अगर 24 के पहले वो कर देते हैं, जो वैसी परिस्थिति बनी है, वैसी परिस्थिति में फिर इंडिया ना कोई आ जाए तो वो को नहीं हटा सकते। एलओसी पर भारत कब्जा कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर मोदी जी को कौन हराने जा रहा है? लेकिन एक और चीज समझना पड़ेगा, दोनों देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक तरह से परमाणु संपन्न देश है। अगर इस तरह से घटना होता है, मान लीजिए हम अपना इंडिया का ही है, तो क्या अगर युद्ध का शक्ल तो नहीं आ जाएगा? युद्ध हो जाए तो एक तरह से परमाणु बम एक दूसरे को कहीं यूज हो जाए तो पूरे विनाश होगा ना। उसमें यूनाइटेड नेशन का भी दोनों संधि कराया गया है। यूनाइटेड नेशन की बात आपने उछाल दी थी। यूनाइटेड नेशन ऐसा कमजोर कोई संगठन ही नहीं है। एक बात बताइए, कोई देश 1912 में आजाद होता है और कोई देश 1949 में आजाद होता है। 49 वाला 12 वाला वो कहता तुम हमारे अधीन हो, और उस पर वो 7 दशक से कब्जा जमाए हुए हो, यूएन चुप बैठा हुआ है। तो अब क्या समझते हैं कि यूएन बहुत ज्यादा सशक्त है? कुछ नहीं। हाँ, ये डर है कि परमाणु बम अगर गिराता है पाकिस्तान, तो पहले अपनी फिक्र करे ना। वो एक गिराएगा तो हमारे कोना कहीं ध्वस्त होगा, तो बाकी हम गिर जाएंगे तो वो तो पूरा साफ हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो धमकी ये देता है तो गलत है। गठबंधन जब बनता है तो सत्ता के लिए हमेशा खतरा का संकेत होता है। अगर सत्ता नहीं संभाल सके अपने आप को, तो विपक्ष को काबिज होने में देर नहीं लगती। ये मैंने लिखा है। और ये भी बताया है कि सरकार जिसकी भी रही हो, वो सशक्त कब होती है? जब जनता जागरूक हो और सत्ता के विपक्ष, ठीक है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा। वो मैंने 1977 का हवाला दिया, फिर उसके बाद गठबंधन बना 89 में, उसका हवाला दिया। उसके बाद फिर 98 में बना गठबंधन, उसका हवाला दिया। उसके बाद से फिर एक पक्षीय सत्ता आई है, 2004 से 14 तक रही। भारतीय राजनीति का जो दायरा है, संवैधानिक दायरा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पढ़ते हैं बच्चे, स्कूली किताब में भी लिखा हुआ है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो बहुमत दल में नेता बाद में चुना जाता है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था 2014 से जो आई है कि एक व्यक्ति को सामने किया जा रहा है और तब चुनाव लड़ा जाता है, यह तो व्यवस्था को बदलने की बात है। और ऐसी परिस्थिति में अभी इंडिया के पास कोई चेहरा सामने नहीं है। नीतीश होंगे कि राहुल होंगे, ये बताना कठिन। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जीतते हैं और जीतने के बाद इनको कोई नेता चुनता है, तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी सामने से हैं, उनका चेहरा रखा हुआ है, तो अगर उनको लोग वोट देते हैं, परसेंटेज जो ही वोटर है उनके नाम पर आ रहा है ना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अवधेश शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बखूबी इन्होंने आज जो आर्टिकल अभी लिखा है अपकमिंग जो इलेक्शन है 2024 का, और ख़ास तौर पर इनकी निगाहें जो रहती है आस पड़ोस हिंदुस्तान के जो मुल्क हैं उसमें क्या कौन सी कैसी गतिविधियाँ चलती है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकली तौर पर, और कहीं ना कहीं एक भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, उसके साथ पड़ोसी देशों का कैसा संबंध रहता है। बहरहाल आप देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं तस्लीम, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शर्मा।